रजनीश जी, अभी आप यूपी की लगभग सारी लोकसभाओं में गए हैं और क्या स्थितियां आपने देखी किस जातीय समीकरण के हिसाब से या फिर किसी मुद्दे के हिसाब से जनता किस तरीके से जो है बदल रही है, वोट करना चाहती है? आप तो थोड़ा सा ग्राउंड रिपोर्ट की जानकारी दें, थोड़ा सा बताएं। लोकसभा चुनाव 2024 का जो माहौल शुरुआती दौर में था वो कुछ अलग था और जो बाद का रहा वो कुछ अलग रहा। पहले ये था कि पहले जो मुद्दे थे वो बेरोजगारी और महंगाई थी, जिस मुद्दे को लेकर के विपक्ष लगातार चुनाव से पहले ही एक माहौल बना रहा था बीजेपी के खिलाफ। फिर कांग्रेस के साथ गठबंधन होता है तो एक बड़ा माहौल बनता है उत्तर प्रदेश के लिए कि सपा और कांग्रेस मिलने के बाद बीजेपी से मुकाबला करने के लिए दोनों पार्टियां तैयार हो जाती हैं। चुनाव मैदान में लोग उतरते हैं, नामांकन होता है, सीटों को लेकर के तमाम सारी उहापोह की स्थिति होती है कि कब किसको देना है, कौन किसको बदलेगा, तो बदला बदली बहुत चलती है। बीएसपी ने इस बार को कि अकेले ही चुनाव लड़ा है, उसने जरूर कहीं पे भाजपा का तो कहीं सपा तो कहीं कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ने का काम किया है। पहले जो 3 चरण थे उन 3 चरणों में जो चुनावी मुद्दा था वो सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी का था, लेकिन तीसरा चरण होते होते जो सबसे बड़ा मुद्दा उभर के आया वो आया संविधान का खतरा। तो जो संविधान का खतरा का जो एक मुद्दा आया और विपक्ष ने उसको उठाया और ये मैसेज दिया जनता में कि संविधान को खतरा है और संविधान को बचाने के लिए आप सबको एकजुट होना पड़ेगा। ये बात तब उठ के आई जब अयोध्या के जो बीजेपी सांसद रहे लल्लू सिंह, उनका बयान आया। मेरठ के जो प्रत्याशी रहे अरुण गोविल, जो रामायण में भगवान श्री राम का चरित्र निभाया है, तो ये इस तरीके के जो दोनों लोग ये कहते हैं कि 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान में कुछ बदलाव करने, कुछ संशोधन करने हैं। उस वीडियो के बाद विपक्ष को एक मौका मिला और विपक्ष ने उसको एक इशू बनाया और इशू बना करके वो पब्लिक के बीच गई, लोगों को समझ में भी आया। तो अगर जिस तरीके के अंडर करंट था पब्लिक में, संविधान का खतरा, महंगाई और बेरोजगारी और महिला सुरक्षा, ये 4 जो इशूज थे, इन चारों इशूज पर अगर पब्लिक वोट करती है, उसको सीरियस लेती है, तो हम ये कह सकते हैं कि गठबंधन बहुत मजबूती से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा है। वो सारा वोट अगर गठबंधन को मिलता है तो बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश में होने वाला है। हाँ, अगर ऐसा नहीं हुआ है और बीजेपी उसको संभाल ले गई है, खाली इशू बन के रह गया है और उस मुद्दे को वोटरों ने नहीं समझा है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष के पास और कोई चारा नहीं है। लेकिन हाँ, दूसरी बात ये कह सकते हैं कि विपक्ष के पास खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है। तो उस हिसाब से विपक्ष मजबूत है उत्तर प्रदेश में। अब आ जाती है कांग्रेस के गठबंधन के बाद रायबरेली और अमेठी की सीट हो, कन्नौज की सीट हो, मैनपुरी की सीट हो, ये भी आरोप लगा कि भाई अखिलेश यादव ने, एक ही परिवार के 5 यादव खड़े उत्तर प्रदेश में, किसी यादव को टिकट नहीं मिला, तमाम सारे आरोप प्रत्यारोप चले। खैर उस दौर खत्म हो गया। अब रायबरेली की बात आते हैं अमेठी की, तो रायबरेली और अमेठी ये होता है कौन लड़ेगा। स्मृति ईरानी पहले से सांसद रही, राहुल गांधी को हरा चुकी हैं। रायबरेली से जिस दिन नामांकन, रायबरेली अमेठी जिस दिन नामांकन था उसके 2 घंटे पहले टिकट दिया जाता है और कांग्रेस के राहुल गांधी और उसके बाद किशोरीलाल शर्मा जो कांग्रेस के गांधी परिवार के करीबी रहे, उनका नामांकन अमेठी में होता है। अमेठी में दोनों सीटों पर कड़ी टक्कर कांग्रेस देती है। उसकी वजह यही है क्योंकि गठबंधन है। समाजवादी पार्टी का रायबरेली से लेकर अमेठी तक काफ़ी वोट बेस है। तो इस तरीके के समीकरण ये चौथे, 5वें और 6ठे चरण में जो बनता दिखाई दे रहा है। अयोध्या की बात कर लें तो अयोध्या में भी बीजेपी को कड़ी फाइट विपक्ष दे रहा है, वहाँ भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। गोरखपुर में जो काजल निषाद है वो भी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है इस बार। गोरखपुर की वहाँ साख दांव पे लगी है, गोरखपुर में योगी जी की साख दांव पे लगी है। अब वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में अजय राय तीसरी बार वहाँ पे चुनाव लड़ा। हमने लोगों से पूछा कि भाई इस बार कितनी वोट से अजय राय हारेंगे, क्योंकि तीसरी बार हारने के लिए अजय राय चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा हमने लोगों से कहा कि भाई जनता ये कह रही है, लेकिन लोगों ने इस बार कहा कि इस बार अजय राय जीतेंगे। पॉसिबल नहीं है जीतना उनका, लेकिन फिलहाल माहौल उन्होंने ही बना दिया है। बनारस में माहौल बना हुआ है, वहाँ पर लड़ाई अब मार्जिन की हो रही है। गोरखपुर में लड़ाई मार्जिन की हो रही है। राम मंदिर का जो मुद्दा था, भारतीय जनता पार्टी का मेन मुद्दा यही रहा। अच्छा बना है और उस पर प्रचार भी हुआ, तो क्या आप जैसे पब्लिक के बीच में गए तो इसका इम्पैक्ट दिखा आपको कि भी राम मंदिर का मुद्दा अब कहीं नहीं दिखा। कुछ वो लोग हैं जैसे बीजेपी के जो कोर वोटर हैं, तो उनको राम मंदिर का मुद्दा जरूर दिखा और वो बोलते नजर भी आए कि भाई राम मंदिर के नाम पे वोट देंगे। हमने तमाम सारे लोगों से क्वेश्चन पूछा, तमाम सारे लोगों से बात पूछा, हर आदमी ने कहा कि भाई राम मंदिर बन गया हो तो कोई भी होता बनवाता, तो उसका कोई इशू नहीं है राम मंदिर का। राम मंदिर बनने का कोई बड़ा मुद्दा नहीं है और भगवान राम यहाँ पहले से विराजमान थे, तो इसलिए पहले लोगों को रोजगार चाहिए। युवाओं में बहुत नाराजगी है रोजगार को लेकर के, महंगाई को लेकर के। आप जिससे पूछ लीजिए वो बता देगा कि भाई महंगाई बहुत है, महंगाई से परेशान है लोग। महिला सुरक्षा को लेकर के तमाम सारे दावे किए गए, लेकिन महिला सुरक्षा के नाम पर बहुत कुछ नहीं है। तो ये तमाम सारे इशू हैं। खासकर इस बार
जो दलितों की बात की जाए, जो 22% वोट कोर वोटर मायावती का था, वो धीरे खिसक के 10-12% पे आ गया था। और इस बार वो, और क्योंकि संविधान बचाने की जो बात है उस पर अगर दलित वोट करता है तो वो बीएसपी को कम, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन को वोट ज़्यादा देगा। क्योंकि उस वहाँ पे कई जगह हमने पूछा दलित समाज से, तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, बीएसपी इस पोजीशन में नहीं है कि वो बीजेपी से लड़ाई लड़ सके। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन इस लड़ाई में है जो बीजेपी से लड़ सकता है। तो उन लोगों ने एक बार जैसे यादव और मुस्लिम और उसके बाद दलित, ये जो समीकरण रहा है, अगर ये समीकरण सही से काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ा नुकसान होगा। आप घोसी गए और घोसी पे राजभर का काफ़ी इम्पैक्ट, और बोलते भी रहे, फिलहाल अभी इसमें बोल नहीं रहे हैं, तो राजभर का इम्पैक्ट कुछ दिखा घोसी में? क्या लग रहा है कि इंडिया गठबंधन करेगा या फिर भाजपा कार्यकर्ताओं की भी नाराजगी झेलने की पड़ी? घोसी में शुरुआत से जैसे राजभर के बेटे का, अरविंद राजभर का वहाँ से टिकट होता है, उसके बाद भी वहाँ नाराजगी आ जाती है। पब्लिक में लोग कहते हैं कि कोई कमल का निशान नहीं, इसलिए हम वोट इस बार नहीं देंगे। ये बात पहले थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने बताया, प्रधानमंत्री की रैली, मुख्यमंत्री की रैली, राजभर ने घर घर जाके लोगों को बताया कि भाई कमल की जगह छड़ी का निशान है। खैर धीरे धीरे जो उसी इशू खत्म हो गए। लेकिन अब आता है, क्योंकि इस बार जो वोट है, इस बार का जो चुनाव है, वो जाति समीकरण धीरे धीरे आके आ गया है। तो जाति समीकरण के अगर लिहाज से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वोट बीएसपी के पास, कैंडिडेट के पास है वहाँ पर, क्योंकि बीएसपी का जो कैंडिडेट है वो चौहान है। और वोट जो सबसे ज़्यादा है वो दलित समाज की है, 4.5 लाख वोट दलित समाज की है, 3.5 लाख के आसपास चौहान है। तो 7-8 लाख वोट ये हो जाता है जो सबसे मजबूत वोट बैंक बीएसपी प्रत्याशी के पास है, बालकृष्ण चौहान के पास है। उसके बाद आ जाता है समाजवादी पार्टी के पास, क्योंकि मुस्लिम और यादव का जो कॉम्बिनेशन है और जो उसका गठजोड़ है, तो उस हिसाब से राजीव राय भी वहाँ पर मजबूत कैंडिडेट। अब बीजेपी के पास आते हैं तो अरविंद राजभर बीजेपी के सारे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन राजभर की वोट मात्र 75,000 है, जो 40-50 हज़ार वोट उनको मिलेगी, बाकी वोट उनको बटोरनी पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में घोसी सीट पर राजभर, जो अरविंद राजभर हैं, वो 30वें नंबर पे आएंगे। जो हमने वहाँ देखा, आकलन किया है, लड़ाई वहाँ बीएसपी की और इंडिया गठबंधन की आ रही है। अच्छा, तो आप बड़ी बात बता रहे हैं कि वहाँ पे बसपा और इंडिया गठबंधन लड़ाई लड़ रही है, बीएसपी की और इंडिया गठबंधन की आ रही है। अच्छा, तो आप बड़ी बात बता रहे हैं कि वहाँ पे बसपा और इंडिया गठबंधन लड़ाई लड़ रही है, वहाँ पे जो है ये लड़ाई से बाहर है, बाहर है। अच्छा, उसका विरोध और जातीय समीकरण, कई बातों, तमाम सारे लोगों ने कहा कि भाई आज वहाँ रहते हैं, कल वहाँ रहते हैं, आज इनको गाली देते हैं, कल उनको गाली देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग नहीं कर रहे हैं। इस बार राजभर से हम लोगों ने दूरी बनाई है। तो तमाम सारी बातें हैं जो निकल के वहाँ मऊ में आ रही हैं, और इसमें राजभर की सीट बहुत कठिन है निकलना। अच्छा, आजमगढ़ में क्या निरहुआ और इनकी जो लड़ाई है, क्या उसमें दिख रहा है? क्योंकि पिछली बार आजमगढ़ में पिछली बार भी जीती हुई सीट लगभग थी, 12,000 वोट से हारना कोई बड़ी बात नहीं होती है। और इस बार क्योंकि गुड्डू जमाली, पिछली बार गुड्डू जमाली की वजह से वो हारे थे, इस बार गुड्डू जमाली साथ में है, प्रणाम यादव को एमएलसी बना दिया है। वहाँ आजमगढ़ का बहुत शानदार माहौल है। आजमगढ़ में ठीक चुनाव लड़े हैं धर्मेंद्र यादव, और जीत भी हासिल हो सकती है उनको। क्या लगता है कि अब की इंडिया गठबंधन लगभग कितनी सीटों पे लड़ाई लड़ रही है और कितनी सीटें लगभग निकाल सकती है? कुछ एक आंकलन जो आपको लगा हो, ऐसा दिखा हो? हमने जैसे बताया ना, अगर दलित, मुस्लिम और यादव तीनों का समीकरण जो एक साथ अगर आया है, और जो साइलेंट वोट था वो, अगर इन चारों चीज़ें अगर मैच करती हैं और इंडिया गठबंधन को सहयोग देते हैं, तो ऐसे में 50-50 का मामला उत्तर प्रदेश बनता है। 40 बीजेपी के पास और 40 इंडिया गठबंधन के पास, 40 से पार भी जा सकती है, ऐसी स्थिति है। लेकिन ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। अभी ये कहना मुश्किल है कि कौन किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। लेकिन ये है कि अगर मुस्लिम यादव के साथ दलित अगर साथ देता है इंडिया गठबंधन का, जैसा समीकरण लोगों ने बनाया है, मुद्दे और जातीय समीकरण अगर सेट बैठते हैं, चूंकि जो मुद्दे हैं और उस हिसाब से जातीय समीकरण अगर सेट बैठते हैं, तो इंडिया गठबंधन फाइट करेगी। नहीं तो बीजेपी जो है, जो अपनी स्थिति रही है, हो सकता है बीजेपी मजबूत हो जाए, सीट कम होगी। सीट फिर भी बीजेपी कम होगी। कितना भी बीजेपी ने अच्छा किया हो, कम हो, क्योंकि अब मोदी का एक तो मैजिक नहीं है। दूसरी बात है, जो कैंडिडेट है, तो कैंडिडेट पे नाराजगी ज़्यादा है लोगों की। तो पार्टी से नाराजगी नहीं है, मोदी से नाराजगी नहीं है, लेकिन हाँ, कैंडिडेट से बेहद नाराजगी, और जो कैंडिडेट की नाराजगी है वो ज़्यादा नुकसान। जैसे राजा भैया प्रतापगढ़ में, अब राजा भैया की थोड़ी सी नाराजगी ने, अनुप्रिया पटेल के एक छोटे से बयान ने भारतीय जनता पार्टी के लगभग 2 से 3 सीटों पर भारी नुकसान कर दिया। ये है। यहाँ जाते हैं जौनपुर आ जाए, धनंजय सिंह का फैक्टर पहले काम करता था। इस बार धनंजय सिंह जब से जेल से लौटे हैं, उसके बाद उनका राजनीति से निष्क्रिय हैं। वो बात अलग है, वो कहते नजर आए कि भाई बीजेपी जीतेगी, बीजेपी को वोट करिए। लेकिन जो कार्यकर्ताओं में, वोटरों में जोश था, वो कहीं नज़र नहीं आया। तो वहाँ भी बाबू कुशवाहा शानदार चुनाव लड़े हैं, और ये क्या नाम है, कृपा शंकर,
वहाँ भी बीएसपी तीसरे नंबर पे, कृपा शंकर और बाबू सिंह कुशवाहा की लड़ाई शानदार है। फतेहपुर में भी देखिए केंद्रीय मंत्री रही हैं सारी निरंजन ज्योति, उनका भी मामला बहुत अच्छा नहीं है। नरेश उत्तम पटेल जो समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है, तो वहाँ भी एक माहौल बना है। वहाँ जो कुर्मी बाहुल, पटेल बाहुल जो वोटर हैं, तीनों प्रत्याशी पटेल हैं, लेकिन नरेश उत्तम पटेल के साथ इस बार वहाँ का पटेल खड़ा है। तो ये समीकरण है उत्तर प्रदेश का। 80 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें अभी भाई 13 सीटें अभी बाकी हैं, जिसमें कल मतदान होगा। तो इस तरीके का जो समीकरण है वो अभी तक निकल के आ रहा है कि अब तक लगभग 30 सीटें इंडिया गठबंधन के पास ऐसी सीटें हैं जहां अच्छी लड़ाई इंडिया गठबंधन ने लड़ी है। यानी कहने का मतलब कुल मिला के इंडिया गठबंधन जो है कुछ पाएगा ही, जैसे आप कह रहे हैं कि खोने के लिए कुछ नहीं है, कुछ बढ़ेगा ही, अपग्रेड ही होगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए रजनीश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आप देखते रहिए आगे की क्या अपडेट होगी, हम आपको जरूर बताएंगे।